हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पठन के प्रकार। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट हम आज ले रहे हैं ये किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर से रिलेटेड नहीं है। ये लगभग आपको, अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपको हर सेमेस्टर में ही ध्यान रखने वाली बात है, पर फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा फर्स्ट ईयर से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं पठन के प्रकार। ठीक है, कौन कौन से टाइप के हमारे पास पठन होते हैं तो यहाँ पे हमने हाईलाइट करा हुआ है। तो इसमें क्या है, हमें काफ़ी ईजिली हम सिर्फ उसी कंटेंट को लेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पर हम हैं पठन के प्रकार, आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें है पठन की प्रक्रिया में दो प्रकार का पठन सम्मिलित होता है। वो कौन कौन सा है? इसमें फर्स्ट जो है वो है मुखर पठन। ठीक है, और जो सेकंड इसमें है वो है मौन पठन। ठीक है, तो दो तरीके के हैं, एक तो मुखर पठन है और दूसरा है मौन पठन। यानी कि नाम से ही इनके पता चल रहा है कि मुखर पठन जब हम बोल बोल करके पढ़ते हैं। ठीक है, और सेकंड है मौन पठन, जब हम मतलब मुंह के अंदर इसे पढ़ते हैं या फिर मन में हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम अपने मुंह से कोई भी शब्द या फिर वाक्यों को हम बाहर नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ अपने मन में पढ़ते हैं, तो वो होता है हमारा मौन पठन। तो इसमें क्या है कि प्रारंभिक स्तर पर पठन मुखर होता है और तीसरी कक्षा के अंत में शिक्षार्थी को मौन पठन से परिचित कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें मुंह से बाहर बोलने के लिए बोला जाता है, ताकि इससे क्या होता है कि उनका पता चल सके कि क्या वो शब्दों को ठीक तरीके से बोल रहे हैं या फिर वो कहाँ कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। तो लगभग प्रारंभिक जो स्तर होता है बच्चों का, वहाँ पर हम मुखर पठन को इम्पोर्टेंस देते हैं, और जो तीसरी कक्षा के बाद का होता है, यानी कि चौथी कक्षा से जब बच्चे ऊपर हो जाते हैं, या जो 4वीं क्लास से भी आप इसे स्टार्ट करा सकते हो मौन पठन को। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि शिक्षार्थी द्वारा मौन पठन की दुनिया में प्रवेश पाने के पश्चात मुखर पठन अपना महत्व खो बैठता है। ऐसा नहीं है कि हम मुखर पठन पर देखते ही नहीं है, उसको हम एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मुखर पठन और मौन पठन दोनों ही पठन कौशलों के विकास में महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया है कि आखिर होता क्या है। उसके बाद हम चलते हैं मुखर पठन की ओर। तो मुखर पठन को आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम देख लेंगे। तो इसमें है कि मुखर पठन शुद्ध उच्चारण, स्पष्टोच्चारण, अनुताल और भाव सहित पढ़ने के उपकौशलों के शिक्षण और सुधार का एक बहुत ही प्रभावी साधन है। ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या होता है, एक तो शुद्ध उच्चारण होता है, स्पष्ट उच्चारण मतलब ऐसा उच्चारण होता है जो बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, अनुताल इसमें होता है किसी एक सीक्वेंस में अगर कोई चीज़ बोली जा रही है, और उसमें भाव होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें मुखर पठन में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये इसका एक क्या है, प्रभावी साधन माना जाता है। शिक्षक के नाते आप चाहेंगे कि आपके शिक्षार्थी जैसे जैसे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएं, अपनी पुस्तकों में आने वाले सभी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने में वे समर्थ हो पाएं या वे सक्षम हो पाएं। ठीक है, कि वो आज फर्स्ट में हैं तो कल सेकंड में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड में जा करके उनका मतलब उच्चारण उनका शुद्ध होना चाहिए। ये चीज़ हम देखते हैं मुखर पठन से। ठीक है, ऐसा आप मुखर पठन के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा, जब बच्चे बाहर मुंह से बाहर पढ़ेंगे या मुंह से बाहर कुछ भी चीज़ बोलेंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि कौन से शब्दों का वो सही से उच्चारण कर पा रहे हैं या कौन से शब्दों का वो सही से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तभी वो चीज़ उनकी सही कराई जा सकती है। अच्छा, ऐसा मुखर पठन के द्वारा ही हम कर सकते हैं, और साथ ही आप उनकी उपलब्धि की जांच भी उनके मुखर पठन के माध्यम से कर सकते हैं, मतलब कितना वो सीख पाए हैं एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के पश्चात। उसके बाद हम सिर्फ हाईलाइट पॉइंट को देख रहे हैं। तो कई बार बच्चे शब्दों को अस्पष्ट रूप से बोलते हैं क्योंकि वे उनके बारे में आश्वस्त नहीं है। ठीक है, मतलब उन्हें पता नहीं होता है कि क्यों पर्टिकुलर किस शब्द को किस तरीके से बोला जाता है, तो वो अस्पष्ट रूप से उसे बोल देते हैं। तो मुखर पठन के द्वारा ऐसी कमियों का पता लगाया जा सकता है। अतः आपको स्पष्ट मुखर पठन पर जोर देना चाहिए, क्योंकि इससे
यह संदेह नहीं रहेगा कि जो कहा गया है वह सही है या गलत, ठीक है, क्योंकि आप मुंह से बाहर उन चीज़ों को बोल रहे हो। तो अगर आप जो आपका शिक्षार्थी है वो अगर गलत बोल रहा है तो आप उसे सही करा सकते हो। नेक्स्ट इसमें है कि मुखर पठन का दूसरा लाभ यह है कि यह शिक्षार्थी का उचित अनुताल और बल के साथ पठन का प्रशिक्षण देता है, ठीक है, मतलब शिक्षार्थी को उचित अनुताल वो प्रोवाइड करवाता है कि किस लय में किसी चीज़ को बोलना है या किस भाव से किसी चीज़ को बोलना है। इस चीज़ का प्रशिक्षण भी मुखर पठन ही देता है, ठीक है। अनुताल भाषा के संगीत तत्व को दर्शाता है। प्रत्येक भाषा का अपना एक सांगीतिक गुण होता है, ठीक है, उसे एक निश्चित लय में बोला जाता है। उच्चारण का संबंध स्वर, अक्षर और व्यंजन की ध्वनि से होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि कोई भी जो लैंग्वेज होती है उसका एक अपना ही सुर ताल होता है, ठीक है, उसको बोलने का एक अलग ही तरीका होता है, ठीक है। बचपन से जो विद्यार्थी हिंदी पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है या हिंदी को पढ़ता है, वो उसके द्वारा बोली गई इंग्लिश, और एक पर्टिकुलर ऐसा बच्चा जो लगातार इंग्लिश से कनेक्ट है, उसके द्वारा बोली गई इंग्लिश, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये हमने भी नोटिस किया है और आपने भी नोटिस किया होगा। तो वही चीज़ है कि मतलब हर एक लैंग्वेज को बोलने का जो एक सुर ताल होता है, उसे जो कोई भी है, चाहे वो शिक्षार्थी है, चाहे वो कोई भी पर्सन है, वो तभी सीख सकता है जो उससे बिल्कुल कनेक्ट रहे, ठीक है, बिल्कुल उससे कनेक्ट रहे और मतलब अपने रेगुलर जीवन में भी उसे लागू करे, तभी वो पर्टिकुलर किसी भी लैंग्वेज का जो सुर ताल है या उससे बोलने के किन वर्ड को किस लय में बोला जाता है, उसको वो पर्टिकुलर सीख सकता है। तो यहाँ पे पिक्चर प्रोवाइड करवाई गई हैं, आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है। बेसिकली ये है कि किस तरीके से पढ़ने के जो हैं सही तरीके होते हैं। तो यहाँ पे है, पढ़ते समय शिक्षार्थी की अंग स्थिति एक अन्य पक्ष है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये शिक्षक के लिए बोला गया है कि बच्चों को इस चीज़ के लिए बताया जाए कि किस तरीके से उन्हें पढ़ने के लिए बैठना चाहिए या पढ़ते समय उन्हें किस तरीके की पोजीशन को रखना चाहिए, ठीक है। शिक्षार्थी को सीधे बैठना चाहिए और उन्हें पुस्तक को ऐसे पकड़ना चाहिए कि वह ना तो बहुत ऊंची हो और ना ही बहुत दूर हो, ठीक है। शिक्षक को सभी तरफ से आंखों से 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। यहाँ पे पुस्तक की बात हो रही है कि मतलब शिक्षक को ये ध्यान देना चाहिए कि जो उनकी पुस्तक शिक्षार्थियों ने पकड़ी हुई है वो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। यदि वे खड़े होकर मुखर पठन कर रहे हों तो उन्हें सिर ऊंचा करके खड़ा होना चाहिए। पढ़ते समय उन्हें अपना सिर नहीं झुकाना चाहिए, केवल उनकी दृष्टि ही पठन सामग्री का अनुसरण करें, ठीक है। तो यहाँ पे था कि मतलब किस तरीके से हम जो है पठन को कर सकते हैं, ठीक है, पठन किस प्रकार से करी जाती है, जब भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मौन पठन। पठन के प्रकार हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो यहाँ पे है मौन पठन की अब हम बात कर रहे हैं। तो मौन पठन पठन कौशल सीखने का अंतिम चरण है। यह एक ऐसा कौशल है जिसकी हमें न केवल भाषा सीखने की आवश्यकता पड़ती है बल्कि दूसरे विषयों के लिए भी है, ठीक है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी या किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही आप मौन पठन कर सकते हो, आप किसी भी विषय के लिए मौन पठन कर सकते हो, ठीक है। ये शिक्षार्थी इन विषयों में अपने समय का पूर्ण लाभ तब तक नहीं उठा पाएंगे जब तक उन्होंने मौन पठन की कला न सीख ली हो। वास्तविकता तो यह है कि यह एक ऐसा कौशल है जिसकी व्यक्ति को जीवन भर आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, क्योंकि मौन पठन इंसान अपनी पूरी लाइफ में किसी भी टाइम कर सकता है, ठीक है। जब उसे अच्छी तरीके से अपने वर्ड्स का पता चल गया कि वो किस तरीके से बोल रहा है, मतलब मुखर पठन के बाद जब से उसने मौन पठन स्टार्ट करा तो वो अपने जीवन पर्यंत इस चीज़ को फॉलो कर सकता है, मौन पठन को, ठीक है। अच्छा, शिक्षार्थी के पठन कौशल के विकास में मौन पठन के प्रशिक्षण को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। फिर है यहाँ पर कि मौन पठन का मुख्य उद्देश्य किसी अवतरण के विचार को आत्मसात करना है। यह अवतरण के महत्वपूर्ण विचार या विचारों पर ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका है। मुखर पठन करते समय पाठक जो है उच्चारण, अनुताल, वाक्य खंडों,
प्रस्तुति की लय आदि पर ध्यान देता है, जबकि मुखर पठन में उसका पूरा ध्यान अर्थ को समझने पर केंद्रित होता है। फलतः या फिर इसके बाद उसका ध्यान बढ़ता नहीं है। अतः इससे पाठक अपना पूरा ध्यान अर्थ पर केंद्रित करता है, जिससे वह अवतरण में निहित जानकारी या विचारों को उपयुक्त रूप से आत्मसात कर सकता है। मतलब बेसिकली इसमें यह कहा जा रहा है कि जब हम मौन पठन करते हैं तो उसमें हमारा जो ध्यान है वो ज़्यादा केंद्रित रहता है मुखर पठन के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब मुखर पठन में हमें उतना ज़्यादा ध्यान नहीं लगता है हमारा, मौन पठन में हमारा ज़्यादा ध्यान लगता है जिस भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उस पर। फिर इसमें कि मौन पठन के लाभों को देखते हुए शिक्षक के नाते आपको अपने शिक्षार्थी को यथाशीघ्र मौन पठन में प्रवर्तित करना चाहिए। तीसरी कक्षा के अंत तक आप इसे सरलता से प्रारंभ या आरंभ करा सकते हैं, ठीक है। मौन पठन की यहाँ पे बात हो रही है, उससे पहले आपको मुखर पठन पर ही ध्यान देना ज़रूरी है। मौन पठन के कौशल का विकास करते समय आप यह ध्यान रखें कि मौन पठन फुसफुसाते हुए बोलकर पढ़ना नहीं है। आपको अपने शिक्षार्थियों को यह स्पष्ट करना होगा कि मौन पठन क्या होता है, ठीक है। इसके लिए आपको शब्दों को फुसफुसाने या बुदबुदाने की किसी भी प्रवृत्ति पर सावधानीपूर्वक रोक लगाते हुए उन्हें कक्षा में मौन पठन का अभ्यास अवश्य कराना चाहिए। क्योंकि कई बार जो बच्चे होते हैं वो उन्हें बोल दिया जाता है कि साइलेंटली पढ़ो, ठीक है। कई बार क्या होता है शिक्षक बोल देते हैं कि मौन पठन करो, तो बच्चे क्या होते हैं गुनगुनाने लगते हैं, एकदम भौरों की जैसी आवाज़ें आने लगती हैं। तो बेसिकली आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी बच्चों को कि मौन पठन का अर्थ ये नहीं होता है, मतलब उसका अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार की आवाज़ जो है आपके गले से या मुंह से जो है ना आए, ठीक है। ये होता है मौन पठन। आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ पर ध्यान देना है जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो, ठीक है। बाकी मुखर पठन जो होता है उसमें आप जो है मुंह से बाहर पढ़ते हो। तो ये था लगभग हमारा डिफरेंस भी हमने इसमें बताया, और थोड़ा बहुत हमने इसको एक्सप्लेन भी करा कि आखिर जो है पठन के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।